गुड इवनिंग। एक बार बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? गुड इवनिंग। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है सर? कितने क्लास में सॉम पूरा हो जाएगा? 2 क्लास और लगेगा भाई। आज भी खत्म हो सकता है, ठीक है। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोग आज लेक्चर नंबर 4 है अपना। जल्दी से बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है, हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। चलिए, गुड इवनिंग। मैं सानुक भाचंदन, इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लेक्चर नंबर 4 है। पिछले क्लास में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अपनी क्लास आज नहीं हो पिछले क्लास में अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने खत्म किया था। चलिए देखेंगे, जल्दी से रिवीजन हो जाए। पॉइजन रेशियो पे हमने बात किया था। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसी दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशियो होता है ना। और कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल का हमने पॉइजन रेशियो बताया था। चलिए आज थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं आपको कि कुछ मटेरियल का, जैसे कि हमने वहाँ पे मेटल्स के बारे में बताया था कि मेटल्स का जो पॉइजन रेशियो होता है वो 0.23 से 0.33 होता है। लेकिन कुछ स्पेशल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पॉइजन रेशियो पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। पॉइजन रेशियो पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम पॉइजन रेशियो पे थोड़ा सा आपको अलग अलग मेटल का लिखा ही देते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो इधर हम मटेरियल लिख देते हैं और इधर की तरफ है आपका पॉइजन रेशियो। 1 या 2 क्लास का है हार्डली, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मेटल 1 या 2 क्लास का है, ठीक है। देखते हैं, आज हो जाए तो ठीक है ना। सबसे पहले कॉर्क की बात करते हैं। तो आपका कॉर्क का पॉइजन रेशियो लास्ट क्लास मैंने बताया था 0 होता है। कॉर्क का पॉइजन रेशियो 0 होता है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? वाइन के बोतल में करते हैं, है ना। उसके बाद ग्लास का लिख लें। ग्लास का होता है पॉइजन रेशियो 0.02 से 0.03, है ना। 0.02 से 0.03 ये आपका ग्लास का पॉइजन रेशियो होता है। कास्ट आयरन का लिख लीजिए 0.23 से 0.27, है ना। कास्ट आयरन 0.23 से 0.27। स्टील का लिख लीजिए 0.27 से 0.33, 0.27 से 0.33। ये स्टील इंपॉर्टेंट है। स्टील 0.27 से 0.33, है ना। उसके बाद रबड़ का 0.5, रबड़ का 0.5 होता है। रबड़ 0.5 मैंने बताया था कि जो आपका क्या कहते हैं पॉइजन रेशियो का रेंज है -1 से लेकर क्या होता है 0.5 तक होता है। लेकिन जो आपका इंजीनियरिंग मटेरियल है, इंजीनियरिंग मटेरियल में 0 से लेकर 0.5 होता है, जबकि -1 किसका होता है? ह्यूमन टिश्यू का होता है ना। तो ह्यूमन टिश्यू का लिख लीजिए, कहीं पूछ ले तो। ह्यूमन टिश्यू का ये होता है -1, है ना। कंक्रीट का 0. चलिए यहीं पे लिख देते हैं। कंक्रीट का होता है 0.1 से 0.2। चलिए कंक्रीट का भी लिख लीजिए। कंक्रीट का होता है 0.1 से 0.2 तक, है ना। ये कंक्रीट का होता है। चलिए, तो ये कुछ इस पर आपको स्टील याद रखना है। स्टील 0.27 से 0.33 होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका
टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मटेरियल, जिसमें से सबसे पहला है आइसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक मटेरियल, यदि आपको आइसोट्रोपिक मटेरियल का हिंदी पता है तो बता दीजिए, नहीं तो आइसोट्रोपिक मटेरियल से ही हम लोग चलेंगे। यदि आपको आइसोट्रोपिक मटेरियल का हिंदी पता है तो बता दीजिए, तो हम हिंदी लिख देंगे, वरना हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। आइसोट्रोपिक से पहले होमोजीनियस चलने दीजिए, रुकिए एक सेकंड। आइसोट्रोपिक से पहले होमोजीनियस चलने दीजिए, है ना, सिलसिलेवार ढंग से चलते हैं। होमोजीनियस मटेरियल, होमोजीनियस मटेरियल। होमोजीनियस का यदि आपको हिंदी पता है तो बता दीजिए, बाकी हम लोग नहीं तो इसी से चलेंगे, है ना, इसी पे चलेंगे। किसी का कुछ कमेंट वगैरह है क्या? कमेंट वगैरह आ नहीं रहा है। चलिए, होमोजीनियस मटेरियल, है ना, यदि आपके पास हिंदी है तो बता दीजिए, वरना हम लोग इसी पे चलेंगे। चलिए, होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है? ऐसा मटेरियल जिसका जो प्रॉपर्टी है वो हर एक पॉइंट पर सेम हो, हर एक पॉइंट पर प्रॉपर्टी सेम हो, ठीक है। इस तरह के मटेरियल को हम लोग होमोजीनियस मटेरियल कहते हैं। समदेशिक, ठीक है, समदेशिक, समादेशिक, समदेशिक क्या है देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा मटेरियल जिसका प्रॉपर्टी हर एक पॉइंट पर सेम हो, ठीक है, लेकिन एक ही दिशा में, जिस दिशा में आप चेक कर रहे हैं उसी दिशा में यदि आप चेक कर रहे हैं प्रॉपर्टी हर एक पॉइंट पर, तो उस तरह के मटेरियल को हम लोग होमोजीनियस मटेरियल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? होमोजीनियस मटेरियल कहते हैं। मान लीजिए, सपोज करते हैं, देखेंगे ये कोई मटेरियल है ना, और इस मटेरियल पर, इस पॉइंट पर, इधर की तरफ है ए पॉइंट पर कोई प्रॉपर्टी है जिसका नाम हम ई बोल रहे हैं। किसी भी तरह का प्रॉपर्टी हो सकता है, किसी भी तरह का, है ना। तो मान लेते हैं ए पॉइंट पर प्रॉपर्टी ई है, बी पॉइंट पर भी प्रॉपर्टी ई है, उसी दिशा में, जिस दिशा में हमने ए पे प्रॉपर्टी चेक किया था वहीं पे हमें बी पे भी चेक कर रहे हैं। बी में भी उसी दिशा में प्रॉपर्टी क्या है? ई है ना। यहां पे चेक कर रहे हैं तो उसी दिशा में प्रॉपर्टी क्या है? ई है। यहां पे चेक कर रहे हैं तो उसी दिशा में प्रॉपर्टी क्या है? ई है ना। तो यदि आपका एक ही दिशा में हर एक पॉइंट पर प्रॉपर्टी सेम हो तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग होमोजीनियस मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोजीनियस मटेरियल कहते हैं। सर आप पढ़ा रहे हैं पर हिंदी के बिना हमारे समझने में परेशानी हो रही है, हिंदी में साथ में लिखो, ठीक है। हिंदी सिर्फ आप टॉपिक का सिर्फ देख लेंगे भाई, अभी डेफिनेशन को मैं हिंदी में ही लिखूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। आप टॉपिक का हिंदी देख लीजिएगा क्या होता है ना। चलिए, समांगी, चलिए ऐसा बोल रहे तो मैं इसको समांगी कर देता हूं। समांगी पदार्थ, समांगी पदार्थ, चलिए समांगी पदार्थ, और दिक्कत वगैरह कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है। चलिए, तो ऐसा मटेरियल जिसमें हर एक पॉइंट पर एक ही दिशा में आपको क्या हो, प्रॉपर्टी यदि सेम हो, तो उस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे, मटेरियल मटेरियल हैविंग सेम properties in same direction at all point, है ना। सेम प्रॉपर्टी इन सेम डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट, है ना। आपको क्या है कि ऐसा मटेरियल जिसका सेम प्रॉपर्टी है, क्या? सेम डायरेक्शन में सभी बिंदु पर, उस तरह के पॉइंट, उस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मटेरियल बोलते हैं। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसके गुण, जिसके गुण, हिंदी थोड़ा सा समझिएगा कहीं गड़बड़ हो जाए लिखने में तो, ठीक है। जिसके गुण एक ही दिशा में प्रत्येक बिंदु पर
समान हो, प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, समान हो। उस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, लगभग सभी मटेरियल जो आपका जितना मेटल्स है आपका, सभी मेटल्स आपका क्या होता है, होमोजीनियस होता है ना। ग्लास भी आपका, जो आपका ग्लास है, ग्लास भी आपका क्या होता है, होमोजीनियस होता है। क्लियर है, ग्लास भी आपका होमोजीनियस होता है। चलिए, सेकेंड मटेरियल है नॉन होमोजीनियस मटेरियल। सेकेंड है आपका नॉन होमोजीनियस मटेरियल। सेकेंड है नॉन होमोजीनियस मटेरियल। तो जस्ट इसका उल्टा है। होमोजीनियस में क्या था भाई, होमोजीनियस में क्या था कि हर एक पॉइंट पर, हर एक दिशा में आपका क्या था, प्रॉपर्टी क्या था, सेम था। नॉन होमोजीनियस में ऐसा नहीं होगा, है ना। नॉन होमोजीनियस में ऐसा नहीं होगा, है ना। चलिए, तो ये आपका कोई मटेरियल है। यदि हम इस पे बात करें, ए पॉइंट पर प्रॉपर्टी यदि मेरा E1 है, बी पॉइंट पर प्रॉपर्टी मेरा क्या है, E2 है, ई पॉइंट पर प्रॉपर्टी मेरा क्या है, E3 है, ए पे मेरा E1 है, बी पे मेरा E2 है, सी पे मेरा E3 है ना। तो हर एक जगह पे आपको क्या है, अलग अलग क्या है, प्रॉपर्टी है। तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस मटेरियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नॉन होमोजीनियस मटेरियल बोलेंगे। तीसरा है, चलिए इसका भी डेफिनेशन लिखा देते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए इसका पहले। मटेरियल हैविंग डिफरेंट properties, material having different properties in same direction at different point, ऐसा मटेरियल जिसका क्या हो, अलग अलग मटेरियल प्रॉपर्टी हो एक ही दिशा में, ठीक, उस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस बोलते हैं, है ना। ऐसे पदार्थ जिसके गुण एक ही दिशा में, ऐसे पदार्थ जिसके गुण एक ही दिशा में अलग अलग बिंदु पर भिन्न भिन्न होती है ना। उस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस बोलेंगे। इसका एग्जांपल है कंपोजिट मटेरियल्स। है ना। जो आपका कंपोजिट मटेरियल होता है, जो एक से अधिक मटेरियल से बना होता है ना, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, हर एक पॉइंट पर आपका क्या होता है, अलग अलग होता है। उस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस मटेरियल बोलते हैं, है ना। सर पेपर में भी होगा क्या, क्या बोल रहे हैं रंजीत, पेपर भी होगा, ठीक है, पेपर भी होगा मतलब। चलिए 2 नंबर हो गया, 3 नंबर चलेंगे। 3 नंबर है आपका आइसोट्रोपिक मटेरियल। 3 नंबर है आइसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक का हिंदी बता दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपको। एक बार हिंदी किसी को पता है तो बता दीजिए, आइसोट्रोपिक का हिंदी बता दीजिए, है ना, जल्दी से कोई भी। चलिए मान लेते हैं, पहले समझ लीजिए, बाकी जिसका हिंदी आएगा तो फिर हम लोग देख लेंगे। पहले समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये कोई मटेरियल है और हम इस पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, है ना, या किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ए की बात नहीं, मतलब किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना। अब क्या है, यदि आपका किसी पॉइंट पर सभी दिशा में, जैसे कि मान लीजिए इधर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, या कहीं भी पॉइंट ए पर हर एक दिशा में आपका प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो। जैसे यहां यदि ई है
तो इधर भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी क्या है, ई है। हर एक पॉइंट पर आपका प्रॉपर्टी हर एक दिशा में क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो उस तरह के मटेरियल को हम लोग आइसोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको, आइसोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। क्लियर है कि हर ऐसा मटेरियल जिसके किसी बिंदु पर प्रत्येक दिशा में आपको क्या हो, सेम प्रॉपर्टी हो, है ना। हर एक दिशा में क्या हो, सेम प्रॉपर्टी हो, उसको क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बोलते हैं। इसी के विपरीत यदि हम बात करें, यदि इसी के विपरीत बात करें नॉन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, तो नॉन आइसोट्रोपिक में क्या हो जाएगा, नॉन आइसोट्रोपिक में क्या हो जाएगा कि किसी पॉइंट पर, जैसे ये मेरा पॉइंट है, तो इसके अलग अलग दिशा में क्या होगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा। अलग अलग दिशा में क्या होगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा। ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है ना। तो अलग अलग दिशा में क्या होगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा। तो उस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉन होमोजीनियस मटेरियल बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, आइसोट्रोपिक सॉरी नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। आइसोट्रोपिक नॉन आइसोट्रोपिक में कोई प्रॉब्लम है किसी को, होना नहीं चाहिए, है ना। चलिए एक बात याद रखेंगे, जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि सारा का सारा मटेरियल, हम लोग मटेरियल साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। मटेरियल साइंस में अपना एक लिमिटेशन है, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अपना क्या है, थोड़ा सा लिमिटेशन है कि हम लोग सभी मटेरियल के पे जिक्र नहीं करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग ऐसे मटेरियल को पढ़ते हैं जो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक हो, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक हो, है ना। होमोजीनियस आइसोट्रोपिक का मतलब है कि हर एक जगह, हर एक पॉइंट पर, हर एक डायरेक्शन में आपका प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। होमोजीनियस में क्या होता है कि हर एक दिशा में प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, और आइसोट्रोपिक में क्या होता है, आपका हर एक पॉइंट, हर एक डायरेक्शन में आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस दोनों का मिक्सिंग होता है। तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिर्फ हम लोग उसी तरह के मटेरियल्स को पढ़ते हैं, हम लोग उसी तरह के मटेरियल्स को सिर्फ पढ़ते हैं जो होमोजीनियस और क्या हो, जो होमोजीनियस और क्या हो, है ना, जो होमोजीनियस और सिर्फ क्या हो, आइसोट्रोपिक हो, है ना। चलिए इसके अलावा एक देख लीजिए और है, डेफिनेशन आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, कंप्लीट मिल जाएगा। चलिए जल्दी से, छोटा छोटा टॉपिक है ये, है ना। सही बात है सर, छोटे छोटे टॉपिक के इतने वीडियो देखने में हम असमर्थ हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। हाँ जी, ये बिल्कुल छोटा टॉपिक है ना। चलिए अगला है एन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक हो गया ना, चलिए ठीक है। अगला है ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, चौथा पचमा है ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। देखिएगा थोड़ा सा हम करेक्शन कर लें, ये नॉन आइसोट्रोपिक नहीं है भाई, एन आइसोट्रोपिक होता है इसको, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। नॉन आइसोट्रोपिक नहीं बोलते हैं इसको, एन आइसोट्रोपिक बोलते हैं भाई, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, है ना। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसके लंबवत डायरेक्शन का प्रॉपर्टीज क्या हो, अलग अलग हो। जैसे कि एक्स एक्सिस में प्रॉपर्टीज E1 है तो वाई एक्सिस में मेरा क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो लंबवत डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज यदि अलग अलग है तो उस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं, है ना। तो यदि हम बात करें ऑर्थोट्रोपिक की, तो मान लीजिए कि ये मेरा कोई मटेरियल है ना, और इस पे यदि हम पॉइंट की बात करें तो ये मेरा ए पॉइंट है। तो यदि इधर की तरफ डायरेक्शन मेरा E1 है तो इसके 90 डिग्री पे जो डायरेक्शन होगा वो मेरा क्या होगा, E2 होगा। तो दोनों एक ही पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर यदि एक दिशा में डायरेक्शन यदि E1 है तो उसके 90 डिग्री पर डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका कंपोजिट मटेरियल, इसका एग्जाम्पल है आपका क्या, कंपोजिट मटेरियल, है ना। इसका एग्जाम्पल है आपका कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल समझते हैं, ठीक है, कंपोजिट मटेरियल समझते हैं क्या होता है, ठीक है। विक्की बोल रहे हैं कि डेफिनेशन साथ में लिखो, नहीं भाई, आपको डेफिनेशन नोट्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले कि क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड होता है ना। जो चीज आपको बोल रहे हैं सेम टू सेम आपको क्लास नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, टेंशन का बात आपको नहीं है ना। और ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें आप समय बर्बाद ना कीजिए, ये छोटा टॉपिक है,
जहाँ डेफिनेशन का जरूरत होगा वहाँ जरूर आपको लिखा देंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर ज़्यादा समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, बस ये आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल क्या है। अभी इसके बाद हम लोग मटेरियल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहाँ फिर आपको डेफिनेशन लिखा देंगे। बाकी आपको क्लास नोट्स जो आपको मिलेगा वहाँ भी आपको ये चीज़ दिखा जाएगा। चलिए कंपोजिट, हम यहाँ बात कर रहे थे कंपोजिट मटेरियल क्या होता है ना। कंपोजिट मटेरियल क्या होता है, जैसे कि आप पिलर वगैरह घर का जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, कंक्रीट के बीच में क्या डालते हैं जी, सरिया डालते हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है या पिलर जो है उसी वो पिलर भी एक कंक्रीट मटेरियल का एग्जांपल है ना, कंक्रीट मटेरियल का एग्जांपल है। तो ये कुछ था आपको, है ना। तो एक बार जल्दी से बता देते हैं एक बार क्या क्या चीज़ था, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज था आपको होमोजीनियस, एक ही दिशा में क्या हो, सेम प्रॉपर्टीज हो। एक ही दिशा में आपको क्या है, सेम प्रॉपर्टीज है ना। आप देखिए डायग्राम से स्पष्ट रूप से देखिए, आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, स्पष्ट रूप से आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि एक ही दिशा में क्या है, सेम प्रॉपर्टीज है। उसके बाद यहाँ पे बात करें नॉन होमोजीनियस में, तो एक ही दिशा में देखिए क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है। एक ही दिशा में आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो उस तरह के मटेरियल को नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। आइसोट्रोपिक में क्या है कि पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर हर एक दिशा में प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, उसको आइसोट्रोपिक बोलते हैं, है ना। और पॉइंट पर हर एक दिशा में अलग अलग प्रॉपर्टीज है, उसको एनिसोट्रोपिक बोलते हैं। और ऑर्थोट्रोपिक जो है ना, उस पर 90 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है ना। तो ये आपका ऑर्थोट्रोपिक था। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब ये इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से हम लोग डेफिनेशन भी साथ में चलेगा, यहाँ से अपना डेफिनेशन भी सही साथ में चलेगा। चलिए अगला हेडिंग है मटेरियल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग है अपना मटेरियल प्रॉपर्टीज। बस अपना सोम में 2 टॉपिक है भाई, और है ना, सोम में अपना 2 टॉपिक और है। एक है मटेरियल प्रॉपर्टीज और एक है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ाएंगे, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको पढ़ाएंगे। मेन है आपको मटेरियल प्रॉपर्टीज, है ना। चलिए तो मटेरियल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिसिटी की। 10 एक होगा, लगभग 10 होगा आपको मटेरियल प्रॉपर्टीज। तो जिसमें सबसे पहला बात करते हैं हम लोग इलास्टिसिटी का। तो बोलिए जरा इलास्टिसिटी क्या होता है भाई। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्था। हिंदी बताइएगा और इसका क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप समय देंगे, जहां समय देना है वहां आपको समय देंगे। इसका हिंदी बता दीजिए। प्रत्यास्था, कुछ ऐसा ही बोलते हैं, प्रत्यास्था ऐसा कुछ होता है, ठीक है। चलिए इलास्टिसिटी, आइए इलास्टिसिटी क्या चीज है देखिएगा। जब आप किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं, है ना, जब आप किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं तो उस मटेरियल में देखिएगा 2 तरह का चीज होगा। यदि आप लोड लगा रहे हैं तो उस मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब है परमानेंट, हाँ ठीक है रंजीत, है ना। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब है कि मान लीजिए कि आप फोर्स लगा रहे हैं, उसका लेंथ यदि बढ़ा तो वो लेंथ बढ़ा ही लेंथ जो है वो बढ़ा है तो बढ़ा ही रह जाएगा, है ना। और दूसरा स्थिति हो सकता है कि जब आप फोर्स लगाए, है ना, और उसको फोर्स को हटा दिए तो उसके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे क्या आ जाए, वापस आ जाए। ओरिजिनल पोजीशन पे क्या आ जाए, वापस आ जाए। 2 स्थिति हो सकता है। फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद आप फोर्स को हटा दिए, फोर्स हटाने के बाद 2 स्थिति हो सकती है, या तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए या तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब है कि अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ना आए, है ना। तो मटेरियल के अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिसिटी बोलते हैं। और इस तरह का मटेरियल जो क्या हो, इस तरह के बिहेवियर को शो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि स्प्रिंग है ना, तो आप देखे होंगे जब स्प्रिंग का आप फोर्स लगाते हैं, है ना, अब फोर्स लगाने के बाद जैसे उसको आप रिमूव करते हैं तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है ना। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी बोलते हैं, है ना। अभी इलास्टिसिटी को जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जाएंगे तो देखेंगे कि इलास्टिसिटी का कहां तक एक नेचर होता है, कहां तक कोई मटेरियल इलास्टिसिटी शो करता है ना। जो भी मटेरियल का प्रॉपर्टीज है उसको एक ग्राफ पे हम लोग शो करते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो पहले हम लोग डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे समझेंगे कि किस जगह तक कब तक मटेरियल इलास्टिक होता है ना। देखिएगा, आप सोच के देखिए जरा कि जब आप किसी मटेरियल पे आप फोर्स लगा रहे हैं, है ना, उसके बाद आप स्प्रिंग को ही देखिए,
ऐसे ही समझिए, आप स्प्रिंग को देखिए, जब स्प्रिंग को आप हल्का सा खींचेंगे और छोड़ेंगे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा खींचेंगे तो देखिए स्प्रिंग फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा भी देखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई मटेरियल यदि इलास्टिक है, कोई मटेरियल यदि इलास्टिक है तो वो प्लास्टिक नहीं हो सकता, जो प्लास्टिक है वो इलास्टिक नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, कोई भी मटेरियल इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों नेचर शो कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप लोड कैसा लगा रहे हैं, है ना, आप लोड कैसा लगा रहे हैं। यदि आप ज्यादा लोड लगा देंगे किसी भी मटेरियल पर तो हो सकता है कि वो परमानेंट डिफॉर्म कर जाए। परमानेंट डिफॉर्म कर गया तो वो प्लास्टिक मटेरियल कहलाता है, और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए तो उसको हम लोग इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को लिखेंगे, इलास्टिसिटी के डेफिनेशन को लिखेंगे। एक सेकंड समय दीजिएगा, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन को आपको लिखा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2 मिनट का समय देंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा देते हैं आपको। चलिए लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, property of material to regain its original position, regain its original position after deformation, after deformation when applied load is removed, है ना, when applied load is removed। जब आप अप्लाइड लोड को रिमूव करते हैं और वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, उस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? उस तरह के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इलास्टिसिटी बोलते हैं। लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, हिंदी में भी लिखा देते हैं आपको। एक सेकंड समय दीजिएगा। चलिए लिखेंगे इस पे। थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश के डेफिनेशन को आप एक जैसा मत मिलाइएगा, हिंदी और इंग्लिश के डेफिनेशन को एक जैसा नहीं मिलाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश में लिखिए सेम टू सेम हिंदी में लिखेंगे, थोड़ा सा सेंटेंस चेंज हो सकता है ना। लिखेंगे, जब किसी पदार्थ पर लोड लगाया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, और लोड को हटाने के बाद यदि पदार्थ अपने मूल रूप में आती है तो इसी गुण को प्रत्यास्था कहते हैं, है ना, प्रत्यास्था कहते हैं, है ना। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब आपके क्लास, जब आपको यहाँ पे नोट्स लिखा रहे हैं तो फिर आप लोग फिर क्लास नोट्स क्यों खोजते हैं? हाँ, क्यों भाई? और जब यहाँ पे आपको समझा देते हैं तो फिर आप लोग कहते हैं नहीं सर यहाँ पे लिखिए, है ना। एक ही काम पे 2 बार हो जाता है भाई, है ना। या तो मुझे यहाँ पे डिटेल में समझाने दीजिए, आपको क्लास नोट्स में सिर्फ डेफिनेशन वगैरह लिख के दे देते हैं, है ना, जैसा आप बोले। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे लिखने में, समय लगता है इसमें और कोई बात नहीं है, है ना। चलिए, तो
इलास्टिसिटी क्लियर है। और इस तरह की जो मटेरियल जो प्रॉपर्टी ऐसा शो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिक बॉडी बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें, इलास्टिसिटी में कोई प्रॉब्लम है जल्दी से बताइए। चलिए, नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। हिंदी, यदि प्लास्टिसिटी का हिंदी आपको पता है तो बता दीजिए जल्दी से। अच्छा नहीं, मेरे पास होगा, है भाई। प्लास्टिसिटी को प्लास्टिकता कहते हैं। प्लास्टिसिटी को देखिएगा क्या है भाई, एक बार बता दीजिए जल्दी से, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा ही वर्ड लिखा हुआ है प्लास्टिकता, है ना। अभी हमने बताया कि जब हम किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं और लोड के रिमूव करने के बाद उसमें यदि परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, है ना, क्या आ जाए, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ना आ पाए, उस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। उस तरह के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो लिखेंगे इस पे, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, property of material, property of material which retains the deformation, the deformation produced, आज थोड़ा थ्योरी क्लास चलेगा भाई, है ना। आज सिर्फ डेफिनेशन वगैरह इसी तरह के टॉपिक पे चलेंगे। बिल्कुल हम लोग लास्ट चल रहे हैं सोम में, है ना, सोम में हम लोग बिल्कुल लास्ट चल रहे हैं। हम लोग जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चंस में जितना भी समय लगता है, अपना लेक्चर का समझ लीजिए कि सेकंड लास्ट है। यदि आज अपना स्टेट डायग्राम हो गया, यदि आज अपना स्टेट डायग्राम कंप्लीट हो गया तो आज ही खत्म हो जाएगा, है ना, वरना नेक्स्ट क्लास में पक्का ही आपका खत्म हो जाएगा सोम, है ना। बस 2 टॉपिक चल रहा है। चलिए, प्रोड्यूस लोड, क्या बोल रहे हैं, इलास्टिसिटी गन कौन सी मटेरियल में अधिक होती है, इलास्टिसिटी का गन कौन सी मटेरियल में अधिक होती है। सर क्या बोल रहे हैं चौधरी साहब, इलास्टिसिटी का एग्जांपल भी लिख दो। अभी हमने बताया था बबली, कि इलास्टिक, कोई भी मटेरियल इलास्टिक है कि प्लास्टिक है, वो लोड पे डिपेंड करता है ना। वो किस पे डिपेंड करता है भाई, लोड पे डिपेंड करता है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि फिर और भी अभी देखेंगे कि वो डक्टाइल है, उसका मटेरियल का नेचर कैसा है, डक्टाइल है कि ब्रिटल है, अभी हम लोग उसको चेक करेंगे। लेकिन इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी वो डिपेंड करता है किस चीज पे, लोड आप किस प्रकार का लगा रहे हैं, है ना। और एक बात का याद रखेंगे, कोई भी, चलिए उसको बाद में देखेंगे, है ना। चलिए हिंदी में लिखेंगे प्लास्टिसिटी को, पदार्थ की ऐसी गुण, पदार्थ की ऐसी गुण जिसमें लोड को हटाने के बाद परमानेंट विरूपण, विरूपण मतलब डिफॉर्मेशन, है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो, उसे प्लास्टिसिटी को प्लास्टिकता। चलिए हाँ, कुछ हिंदी में आया, एक और वर्ड आया, देख लीजिएगा, ठीक है,
उसे प्लास्टिकता कहते हैं, है ना, प्लास्टिकता कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? प्लास्टिकता कहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? और एक बात याद रखिएगा, कोई भी मेटल परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है। कोई भी मेटल भाई परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्लास्टिक नेचर होता ही होता है। आप ये सोचते हैं कि दुनिया में सारा मेटल इस प्रकार है कि आप उस पर लोड लगा रहे हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है, ऐसा कभी संभव नहीं है ना, ऐसा कभी संभव नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी प्लास्टिक नेचर होता ही होता है ना, थोड़ा ना थोड़ा सा प्लास्टिक नेचर होता ही होता है। चलिए, प्लास्टिसिटी में कोई प्रॉब्लम है? और ऐसा मटेरियल जो इस तरह के नेचर को शो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं या प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, नेक्स्ट है अपना तीसरा नंबर, हार्डनेस ले लें। प्लास्टिक होना जरूरी है, क्या बोले? प्लास्टिक होना जरूरी है सर। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो प्लास्टिक नेचर होगा ही होगा, है ना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि प्रत्येक मेटल क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अभी हम लोग स्ट्रेस डायग्राम जब देखेंगे तब वहां आपको दिखाएंगे कि कोई भी मेटल जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है ना। चलिए, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ। चलिए बताइए जरा, स्ट्रेंथ क्या होता है? कोई भी कमेंट कीजिए जल्दी से। सबसे पहले स्ट्रेंथ का हिंदी देख लेते हैं, क्या है भाई? मजबूती या कड़ापन। मजबूती या कड़ापन है, या और भी कुछ हिंदी है तो बता दीजिएगा, बाकी मुझे ये हिंदी मिला है। चलिए बताइए जरा, स्ट्रेंथ क्या चीज होता है? कोई भी भाई बंधु जल्दी से बताइए, स्ट्रेंथ क्या चीज होता है? जल्दी से बताइए। विक्की आर्या बोल रहे यील्ड पॉइंट। क्या भाई यील्ड पॉइंट क्या? जल्दी से बताइए, स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? स्ट्रेंथ क्या चीज है? चलिए, मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टीज जो कि फेलियर को रजिस्ट करे, जो कि फेलियर को रजिस्ट करे, उस तरह के प्रॉपर्टीज को लोग बोलते हैं क्या? स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे कि आप फोर्स लगा रहे हैं, आप तब तक आप फोर्स लगाइए जब तक कि वो क्या कर जाए, ऑब्जेक्ट क्या कर जाए, फेल ना कर जाए। फेल करने का मतलब वो टूट ना जाए, है ना। तो उस तरह के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सामर्थ्य भी। हाँ जी, बिल्कुल सही, सामर्थ्य भी है ना, सामर्थ्य भी है, सामर्थ्य भी है भाई। चलिए, है ना। तो स्ट्रेंथ क्या चीज है? तो ऐसा प्रॉपर्टीज जो कि आपके फेलियर को क्या करता है? रजिस्ट करता है, उस तरह के प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो लिखेंगे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस, maximum magnitude of stress that the material sustain without failure, है ना, विदाउट फेलियर। चलिए, पहले तो हिंदी लिख लीजिए, फिर एक सवाल करेंगे आपसे, फिर एक बेहतरीन सा सवाल आपसे हम करेंगे। पहले आप इसका हिंदी लिख लीजिए। जब किसी ऑब्जेक्ट को या जब किसी ऑब्जेक्ट पर लोड देते हैं तो वह टूटने के पहले तो वह
टूटने के पहले जितना लोड सहन कर सकता है पदार्थ के इसी गुण को सामर्थ्य कहते हैं। इसी गुण को सामर्थ्य कहते हैं, है ना। चलिए, इसी गुण को हम लोग सामर्थ्य कहते हैं। चलिए, एक चीज बताइए कि कोई भी मटेरियल पे यदि हम मैक्सिमम लोड लगा दें, ठीक है, यदि हम किसी मटेरियल पे मैक्सिमम लोड लगा दें, है ना, और क्या, अच्छा एक सवाल है, इसी सवाल को मैं थोड़ा सही तरीके से पूछ नहीं पा रहा हूं, चलिए फिर से मैं ट्राई करता हूं। मान लीजिए कि कोई मटेरियल है और उस मटेरियल पे आप लोड लगा रहे हैं, तो वो मटेरियल किस जगह फ्रैक्चर करेगा या किस जगह वो मटेरियल जो है फेल करेगा, है ना, मैक्सिमम लोड पर या उससे कम लोड पर या उससे मैक्सिमम लोड पर या उससे कम लोड पर, दो ही ऑप्शन है ना। कोई भी मटेरियल पे आप लोड लगा रहे हैं, तो यदि इसको फेल होना है तो वो किस लोड पे फेल होगा, मैक्सिमम पे होगा या उससे कम पे होगा, जल्दी से बताइए। कोई भी मटेरियल यदि आप उस पर लोड लगा रहे हैं और उस मटेरियल को यदि फेल होना है तो वो किस जगह होगा, मैक्सिमम लोड पर होगा या उससे कम लोड पर होगा, जल्दी से बताइए किस जगह होगा। कमेंट कीजिए एक बार जल्दी से भाई, किस जगह वो होगा, मैक्सिमम लोड पर। रंजीत बोल रहे हैं मैक्सिमम लोड पर होगा, और बताइए मैक्सिमम लोड पर। सब रंजीत का आ रहा है कमेंट, मैक्सिमम लोड पर होगा। नहीं, मैक्सिमम लोड पर रंजीत नहीं होता है मटेरियल फेल, ठीक है। जब आप मैक्सिमम लोड लगाते हैं तो सबसे पहले उस मटेरियल में क्या होता है कि नेकिंग शुरू हो जाता है, ठीक है, दरार आना क्या होता है, शुरू होता है। मैक्सिमम लोड के बाद क्या होता है कि दरार आना उस मटेरियल में शुरू होता है। अब जब किसी चीज में दरार आ जाता है, ठीक है, जब किसी चीज में दरार आ जाता है तो फिर उस केस में आपको फाड़ना जो है उसको आसान होता है, या उसको तोड़ना क्या होता है, आसान होता है। तो जब मटेरियल में सबसे पहले आप क्या करेंगे, दरार आएगा, तो दरार कब आएगा, मैक्सिमम जब लोड लगा देंगे, है ना। तो जैसे आप मैक्सिमम लोड लगा देंगे तो अब वहां क्या आ जाएगा, दरार आ जाएगा मैक्सिमम लोड के बाद। अब उसके बाद आप यदि लोड लगाएंगे तो कोई कमजोर हो चुका है ना, दरार आ गया मतलब उस ऑब्जेक्ट में क्या आ गया है, कमजोर हो गया, है ना। अब जब ऑब्जेक्ट कमजोर हो गया तो फिर उतना उसको लोड लगाने का जरूरत नहीं है, वो हल्का हल्का लोड से भी क्या हो जाएगा, आपको वो फेल कर जाएगा, है ना। वो हल्के लोड से भी क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। क्लियर है। तो कभी भी मैक्सिमम लोड पर कोई ऑब्जेक्ट फेल नहीं करता है ना। मैक्सिमम लोड पे उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, क्रैक जनरेट होता है। क्रैक जनरेट होता है तो दिखेगा, जब किसी ऑब्जेक्ट में भाई क्रैक जनरेट हो जाए, जब किसी ऑब्जेक्ट में क्रैक जनरेट हो जाए तो इस बात को याद रखेंगे कि क्रैक को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। क्रैक को जब किसी मटेरियल में क्रैक यदि जनरेट हो गया तो कभी भी इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल क्रैक को खत्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्रैक के प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं, क्रैक के प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन क्रैक को बिल्कुल ही एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप देखे होंगे, थोड़ा सा एग्जांपल वगैरह आपको समझाते हैं रियल लाइफ में। जैसे कि आप देखे होंगे जब सड़क बनता है, आपके आसपास यदि कंक्रीट का सड़क बन रहा है ना, देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर सड़क है, कंक्रीट का सड़क बन रहा है, तो आप देखे होंगे कि सड़क के बीच बीच में इस तरह का लाइनिंग हल्का सा गैप छोड़ दिया जाता है, थोड़ी थोड़ी दूर पर गैप छोड़ दिया जाता है। तो ये गैप का काम क्या है पता है आपको, इस गैप का क्या काम है। जब आप देखे होंगे सड़क बन रहा है ना, तो थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह का गैप, हल्का हल्का गैप यहाँ पे छोड़ दिया जाता है ना, कंक्रीट सड़क पे, खासकर कंक्रीट सड़क पे आपने ये देखा होगा, है ना। तो आखिर ये गैप क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि सपोज कीजिए कि कभी किसी कारणवश इस जगह क्रैक क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। मान लीजिए कि ये मेरा क्रैक है, दरार है ना। तो इस क्रैक का नेचर है कि एक बार यदि क्रैक किसी कारणवश जनरेट हो गया तो ये क्रैक
सबसे पहले तेजी से प्रोपगेट करेगा। क्रैक का सिंपल सा लॉजिक है भाई कि क्रैक यदि एक बार जनरेट हो गया तो वह तेजी से फैलेगा। तो ये क्रैक क्या होगा, हर जगह फैलना शुरू करेगा, है ना, क्रैक हर जगह फैलना शुरू करेगा। अब जब यहां पे गैप दे दिए तो क्रैक को क्या है कि इस सेक्शन में जाने का जगह नहीं मिलेगा, है ना। जब दो मटेरियल के बीच में हमने क्या कर दिया, गैप दे दिया, तो क्रैक क्या है कि इस मटेरियल में इस सेक्शन पे नहीं जाएगा, तो वो सिर्फ इतना सा ही भाग मेरा क्या होगा, डैमेज होगा, सिर्फ यही भाग मेरा क्या होगा, डैमेज होगा। तो वही हमने बताया कि क्रैक एक बार जनरेट हो गया तो उसको कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं, है ना, उसको कम कर सकते हैं। तो ये कम करने का क्या है, तरीका है ना, ये कम करने का क्या है, तरीका है। तो क्लियर है ये यहां तक। चलिए, तो स्ट्रेंथ भी क्लियर होगा। तो हमने स्ट्रेंथ में भी बताया कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो है ना, वो मैक्सिमम स्ट्रेस पर या मैक्सिमम लोड पर कोई वस्तु फेल नहीं करता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले उसमें नेकिंग करना होगा, है ना। देखिएगा, जब हम लोग स्ट्रेंथ को चेक भी करते हैं, जब हम लोग किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ को चेक भी करते हैं तो उस पर हल्का सा नेकिंग कर देते हैं, हल्का सा उस पर दाग मार देते हैं, ताकि वो हल्का सा जब दाग मारा जाए तो वो क्या कर जाए, आसानी से टूट जाए, है ना। जब हम लोग किसी मटेरियल के स्ट्रेंथ को चेक करते हैं तो वहां पे नेकिंग किया जाता है ना। चलिए, स्ट्रेंथ हो गया। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोलिए। अभी स्ट्रेंथ को फिर से हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। स्ट्रेंथ में भी देखेंगे यील्ड स्ट्रेंथ क्या है ना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, कई तरह के स्ट्रेंथ को देखेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ स्ट्रेंथ के ओवरव्यू को हमने देखा, है ना। जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे तो फिर हम वहां देखेंगे कि 3 से 4 तरीके का और स्ट्रेंथ होता है ना। चलिए, स्टिफनेस बोलिए। नेक्स्ट है स्टिफनेस। कितना नंबर था भाई ये, कितना नंबर था ये, 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, स्टिफनेस। 4 नंबर है आपका स्टिफनेस। बताइए जरा, स्टिफनेस हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, स्टिफनेस क्या चीज होता है, ये किस तरह का प्रॉपर्टी है, जल्दी बताइए। स्टिफनेस किस तरह का प्रॉपर्टीज है। चलिए फिर से एक बार याद दिला देते हैं। डेल्टा एल बराबर होता है पी एल बाय ए ई, है ना। डेल्टा एल हमने पढ़ा था, चेंज इन लेंथ बराबर होता है पी एल बाय ए ई। तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा पी बाय ए ई बाय एल, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टिफनेस। ए ई बाय एल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिफनेस। यदि किसी मटेरियल का स्टिफनेस ज्यादा होगा, किसी मटेरियल का स्टिफनेस ज्यादा होगा तो उसका डेल्टा एल क्या होगा, कम होगा, है ना। किसी मटेरियल का यदि स्टिफनेस ज्यादा होगा तो उसका डेल्टा एल क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब है कि स्टिफनेस जो है वो डेल्टा एल मतलब क्या हो गया, चेंज इन लेंथ, मतलब डिफॉर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिफॉर्मेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चेंज इन लेंथ क्या हो गया, मतलब डिफॉर्मेशन, ये या विरूपण, विरूपण, है ना। तो चेंज इन लेंथ बोलिए, या इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विरूपण बोलेंगे। तो यदि स्टिफनेस यदि बढ़ा रहे हैं तो वो क्या करेगा, विरूपण को क्या करेगा, रोकेगा। तो विरूपण के रोकने की प्रॉपर्टीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं, है ना। विरूपण के रोकने, विरूपण को रोकने की जो टेंडेंसी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं। क्लियर है सबको, स्टिफनेस प्रॉपर्टीज क्लियर है सबको, है ना। स्टिफनेस क्लियर है, चल जल्दी से बोलिए। तो लिखेंगे एबिलिटी ऑफ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू resist the deformation, to resist the deformation, है ना। तो डिफॉर्मेशन को जो रोकने की टेंडेंसी होती है, डिफॉर्मेशन की जो रोकने की टेंडेंसी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं, है ना। तो विरूपण के प्रतिरोध, विरूपण को प्रतिरोध करने की गुण को स्टिफनेस
कहा जाता है, स्टिफनेस कहा जाता है। विरूपण को प्रतिरोध करने की गुण को, विरूपण के प्रतिरोध करने की गुण को के कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिएगा हिंदी थोड़ा सा, है ना, बाकी आपको समझ में आना चाहिए कि विरूपण के प्रतिरोध करने की गुण को स्टिफनेस कहा जाता है। सर स्टिफनेस और टफनेस में क्या डिफरेंस होता है? बिल्कुल रंजित, है ना, जब हम लोग टफनेस पढ़ेंगे तो फिर स्टिफनेस से लिंक करेंगे इसको, है ना। जब हम लोग, ये क्वेश्चन मेरे बीटेक के फाइनल ईयर में हमसे पूछा गया था, है ना, बिल्कुल जो क्वेश्चन आपने पूछा है रंजीत कि सर स्टिफनेस और टफनेस में क्या डिफरेंस होता है, ये बिल्कुल मेरे बीटेक के फाइनल डिग्री के समय मुझसे पूछा गया था, ठीक है। तो पक्का आपको जवाब मिलेगा इस चीज़ का। तो पहले टफनेस को समझ लेंगे तो स्टिफनेस से उसको हम लोग रिलेट करेंगे। क्लियर है? चलिए, स्ट्रेंथ हो गया, टफनेस हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया। चलिए डक्टिलिटी की तरफ चलते हैं तब। अब चलिए तब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर भी हो गया, 5 नंबर डक्टिलिटी। डक्टिलिटी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तन्यता बोलते हैं क्या? एक बार बता दीजिए जरा, यदि मैं सही हूं तो मुझे इसको करेक्ट कीजिएगा जरा। हिंदी में तन्यता बोलते हैं क्या इसको, डक्टिलिटी को? जल्दी से बताइए। डक्टिलिटी को हिंदी में तन्यता बोलते हैं, करेक्ट कर दीजिए जरा मुझे जल्दी से। देख लेते हैं, नहीं तो फिर तन्यता ही बोलते हैं। चलिए तन्यता ही बोलते हैं भाई इसको, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिससे मटेरियल को एक पतले वायर में कन्वर्ट किया जा सके, है ना। मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिससे किसी मटेरियल को पतले वायर में कन्वर्ट किया जा सके, है ना, या दूसरे शब्द में बोला जाए उस मटेरियल को आसानी से डिफॉर्म किया जा सके, है ना, आसानी से क्या किया जा सके, डिफॉर्म किया जा सके, उस तरह के उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डक्टिलिटी बोलते हैं। क्लियर है? जल्दी से बोलिए, कोई दिक्कत इसमें डक्टिलिटी में? ठीक है, चलिए सिंपल सा डेफिनेशन इसका लिखेंगे, कोई वायर वगैरह वाला डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन लिखेंगे इसका। बाकी आपको समझ में आ गया डक्टिलिटी कि ऐसा मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिससे उस मटेरियल को आसानी से क्या किया जा सके? डिफॉर्म किया जा सके। लेकिन डिफॉर्म करना है ना, डिफॉर्म करना है। अच्छा, डिफॉर्म करने का एक वर्ड और कहीं सुने थे आप लोग, मटेरियल को डिफॉर्म करना है मतलब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन लाना है। परमानेंट डिफॉर्मेशन और एक और प्रॉपर्टी में आता था, किसमें आता था? जल्दी से बताइए जरा। परमानेंट डिफॉर्मेशन मटेरियल के एक और प्रॉपर्टीज में आता था। किस प्रॉपर्टीज में आता था? बताइए जल्दी से, किस प्रॉपर्टीज में? सर विरूपण को प्रतिरोध स्ट्रेस भी करता है। क्या बोल रहे हैं चौधरी साहब? थोड़ा सा स्पष्ट रूप से कमेंट कीजिए, है ना, आपकी बातों में समझ नहीं पा रहा हूं। विरूपण का प्रतिरोध स्ट्रेस भी तो करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ करता है भाई। हाँ अब आपकी बात समझ में आ गया। उनका कहना है कि विरूपण का प्रतिरोध तो स्ट्रेस भी करता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ना। उनका कहना है यहां से, क्या कहते हैं इस टॉपिक से, कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म, क्या कहते हैं, डिफॉर्म, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट द डिफॉर्मेशन। और वहां पे हम लोग बात कर रहे थे, देखिएगा स्ट्रेस जनरेट होता है भाई। स्ट्रेस जो है वो सबसे पहले स्ट्रेस जनरेट होता है ना। और ये मटेरियल प्रॉपर्टीज है, स्ट्रेस मटेरियल प्रॉपर्टीज नहीं है। बात समझिए जरा, आपकी बात को हम समझ गए? ठीक है सर, विरूपण का प्रतिरोध तो स्ट्रेस भी करता है, बिल्कुल सही है। विरूपण का प्रतिरोध स्ट्रेस करता है लेकिन स्ट्रेस जनरेट होता है ना, और ये प्रॉपर्टीज है। चलिए डक्टिलिटी, तो हमने अभी बताया कि डक्टिलिटी एक और, सॉरी कहां पे थे आप लोग? डिस्टर्ब कर दिए। हाँ जी, स्ट्रेंथ के कारण स्ट्रेस आता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अभी हम लोग कहां पे थे भाई? आप लोग डिस्टर्ब कर दिए। बेहतरीन कॉन्सेप्ट आ रहा था, आप लोग कहीं दूसरे जगह पे लेके चले गए। अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने, क्या था? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन था, मेरे दिमाग से निकल गया। बाकी अभी हमने डक्टिलिटी बताया कि मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण मटेरियल को डिफॉर्म किया जा सके। हाँ, अब क्वेश्चन आया कि परमानेंट डिफॉर्मेशन एक और प्रॉपर्टीज में आता था।
परमानेंट डिफॉर्मेशन किसी एक और प्रॉपर्टीज में आता था, उस प्रॉपर्टीज का नाम था प्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि जो डक्टाइल मटेरियल होगा वो प्लास्टिक नेचर का होगा भाई। डक्टाइल मटेरियल जो होगा प्लास्टिक नेचर का होगा, लेकिन डक्टिलिटी जो डक्टाइल मटेरियल है या डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टीज है वो प्लास्टिक नेचर का तो होगा ही, लेकिन विदाउट फेलियर। विदाउट फेलियर, फेल नहीं होना चाहिए मटेरियल को, विदाउट फेलियर, है ना। तो सिंपल सा चीज है, लॉजिक है इसमें, है ना। हाँ जी बिल्कुल सही है, प्लास्टिसिटी, रंजीत सही बोल रहे हैं आप। तो डक्टाइल मटेरियल को जब हमने उतना सा डेफिनेशन बताया कि मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिससे किसी मटेरियल को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो सब बहुत अच्छा है, सुनने सुनाने के लिए अच्छा है। साफ शब्द में उसका एकमात्र डेफिनेशन यही है, ठीक है। क्या? प्लास्टिक नेचर शो करेगा विदाउट फेलियर, फेल नहीं करना चाहिए मटेरियल, है ना। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या, ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम लोग? डक्टिलिटी बोलते हैं। आया समझ में? ये सिंपल सा डेफिनेशन है, देखिए 3 वर्ड का डेफिनेशन है ना। 3 वर्ड का सभी एक तरह का डेफिनेशन है कि प्लास्टिसिटी नेचर शो करेगा, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा लेकिन विदाउट फेलियर। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं, है ना। तो लिखेंगे एबिलिटी ऑफ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ मटेरियल डिफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट फ्रैक्चर, या विदाउट फेल भी बोल सकते हैं, विदाउट फ्रैक्चर, है ना। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एबिलिटी ऑफ मटेरियल डिफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट फ्रैक्चर, है ना। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? जल्दी से बताइए एक बार, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। बाकी आप लोग उस तरह के डेफिनेशन को भी लिख लीजिए, लिख देते हैं उसको भी लिख देते हैं। पदार्थ के ऐसे गुण जिससे किसी पदार्थ को तार में बदला जा सके अथवा उसको विरूपित किया जा सके, उसे तन्यता कहते हैं। चलिए, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर है। चलिए, अच्छा, सबसे पहले डक्टाइल से ही एक वर्ड और आता है, मेलाबिलिटी। विक्की आर्य का कमेंट था पिछले क्लास में, नाम शायद मैं सही हूं, विक्की आर्य। लास्ट क्लास में हमने मेलाबिलिटी जो अपना डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है, वहां पे हमने मेलाबिलिटी वर्ड का उपयोग किया था, है ना। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था, करेंगे हम लोग फिर से विक्की, ठीक है। तो आपने बताया था सर, पटेल सर बोल रहे हैं कि सोम में पढ़ेंगे, सोम वाले बोल रहे हैं कि वहां पढ़ेंगे, मटेरियल साइंस में पढ़ेंगे। हमने बताया, मैं लास्ट क्लास में भी बता रहा था, फिर से बताता हूँ कि उस समय क्वेश्चन सामने आ गया था भाई। मटेरियल साइंस जो हमने सोम का लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, वहां पे क्वेश्चन सामने आ गया था। तो हमने बताया था कि शायद आप लोगों ने उसको सर बताया होगा, तो आप लोग यहाँ पे करेंगे। नहीं पता है तो फिर हम लोग जब मेलाबिलिटी पढ़ेंगे, है ना, मेलाबिलिटी पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन वहां पे क्वेश्चन सामने आ गया, तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला था विक्की, है ना। ऐसा बात नहीं है कि जो टॉपिक है हम लोग छोड़ के जाएंगे, ऐसा बात भी नहीं है। तो वहां पे क्वेश्चन एकाएक सामने आ गया था, है ना। तो वहां पे इसीलिए हमने बोला था कि यदि सर आपको बताए हैं तो ठीक है बनाइए, नहीं बताए तो छोड़ दीजिए, हम लोग क्लास में करेंगे, है ना। तो घबराने का बात नहीं है विक्की, है ना। सारा क्वेश्चन जो भी टॉपिक है आपको टॉपिक हम लोग कराएंगे, सारा टॉपिक कराएंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट है आपका मेलाबिलिटी। तो हम मेलाबिलिटी को भी उठा लेते हैं, मेलाबिलिटी को भी उठा ही लेते हैं। मेलाबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं आघात कुछ ऐसा वर्ड है,
देख लेते हैं भाई। आघात वर्धनेता, टफ वर्ड है भाई, आघात वर्धनेता, ठीक है, जो भी है। चलिए, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही सही है, सही हमने भी लिखा है रंजीत, देखेंगे। तो ये भी मेलेबिलिटी भी जो है ये डक्टाइल नेचर का ही प्रॉपर्टी है। हम कह सकते हैं कि यह भी जो है डक्टिलिटी का ही सब भाग है ना। डक्टिलिटी में भी क्या होता था अपना, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता था, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता था विदाउट फेलियर, विदाउट फेलियर, है ना। और मेलेबिलिटी में भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट फेलियर ही होता है। बस यहां पर जो आपका शेप है वो शेप पे डिपेंड करता है कि वो शेप किस तरह का बनाया जा रहा है। डक्टिलिटी में भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट फेलियर होता था और मेलेबिलिटी में भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट फेलियर होता है ना। मतलब आपको अच्छा, कभी भी आप इस वर्ड से घबराइएगा नहीं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वर्ड से घबराना नहीं है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब आपके ये नस में चले जाना चाहिए, है ना, रग रग में ये दौड़ना चाहिए कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है क्या, परमानेंट चेंजिंग, परमानेंट चेंजिंग, है ना। तो डक्टिलिटी में भी परमानेंट चेंजिंग होता है, मेलेबिलिटी में भी परमानेंट चेंजिंग होता है ना। अब डिपेंड करता है कि हमको रिक्वायर्ड क्या है। तो डक्टिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, वायर बनाने का काम करते हैं, है ना, जबकि मेलेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, चादर बनाने का काम करते हैं, चादर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ठोक ठोक कर, है ना, मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, लोड लगाते हैं, हैमर की मदद से ठोक ठोक कर हम लोग क्या करते हैं, उसको शेप को, उसको चादर में बदल देते हैं, है ना, चादर में उसको क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो आपको एक चीज बताइए, ठीक है, कि किस मटेरियल का मेलेबिलिटी सबसे अधिक होगा, ठीक है, किस स्ट्रेंथ, हाँ जी, मेलेबिलिटी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। जबकि आप एक तरह से यह भी कह सकते हैं, आप एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि डक्टिलिटी वर्ड जो है वो टेंसाइल के लिए आया हुआ है, टेंसाइल फोर्स के लिए आया हुआ है, और मेलेबिलिटी वर्ड जो है वो कंप्रेसिव फोर्स के लिए आया हुआ है, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी वर्ड जो है वो टेंसाइल फोर्स के लिए आया हुआ है, जबकि मेलेबिलिटी वर्ड जो है वो कंप्रेसिव फोर्स के लिए आया हुआ है। क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल पे हम लोग क्या करते हैं, ठोक ठोक उसको क्या करते हैं, शेप को बदलते हैं, है ना, तो कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। जबकि डक्टाइल के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल सही है ना। चलिए, ऑप्शन आ रहा है गोल्ड लेड, है ना, सतीश बोल रहे हैं गोल्ड लेड। चलिए, डक्टाइल, जो आपका डक्टाइल है भाई, अच्छा पहले आप लोग देखिए और क्या आ रहा है ना। अच्छा, मेलेबिलिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका गोल्ड, मेलेबिलिटी का आपका बेस्ट एग्जांपल है क्या, गोल्ड, है ना। देखिएगा, आप गोल्ड पे आप लोड लगाते हैं और उसके अलग अलग तरह का क्या करते हैं, आभूषण बनाते हैं विदाउट फेलियर। विदाउट फेल यदि हो जाए तो फिर गोल्ड फिर मतलब क्या रहेगा, फिर बनेगा ही नहीं, है ना। जो डिजाइन आप बनाना चाहेंगे वो डिजाइन आपसे बनेगा ही नहीं, है ना। तो बेस्ट एग्जांपल है आपका क्या, गोल्ड है, सिल्वर है ना, और भी है, लेड वगैरह भी है, बहुत लोग का आंसर आ रहा है ना। चलिए, तो सबसे ज्यादा होता है आपका किसका, लेड का जी, सबसे ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है, जिनका भी था जवाब, है ना, चौधरी जी का था, रंजीत का था, लेड, है ना, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा आपका जो मेलेबिलिटी होता है वो किसका होता है, लेड का होता है। उसके बाद लिख लीजिए सॉफ्ट, सॉफ्ट स्टील का होता है, फिर रॉट आयरन का होता है, रॉट आयरन का होता है, फिर कॉपर का, और फिर एल्यूमिनियम का, फिर कॉपर का होता है, और फिर एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, हाँ, लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा, सर इसमें आपने अभी तो आपने एग्जाम्पल समझाया, अभी आपने एग्जाम्पल समझाया किसका, गोल्ड का, सिल्वर का, फिर भी आपने यहाँ पे कहीं भी गोल्ड और सिल्वर का उपयोग नहीं किया है ना। हाँ जी, लिख तो दिया हमने, लेड, सॉफ्ट स्टील, रॉट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना।
लेकिन हमने यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का एग्जाम्पल नहीं डाला है। क्या बता सकते हैं हमने यहाँ पे गोल्ड और एग्जाम्पल का और गोल्ड और सिल्वर का एग्जाम्पल क्यों नहीं डाला है? क्योंकि वो इंजीनियरिंग मटेरियल नहीं है भाई, है ना, क्योंकि वो इंजीनियरिंग मटेरियल नहीं है ना, उसका उपयोग हम लोग इंजीनियरिंग काम के लिए जल्द अधिक नहीं करते हैं, है ना। वो खासकर मैकेनिकल की बात कर रहे हैं। क्या आप कभी जो टूल है वो टूल आप सिर्फ क्या गोल्ड का बना सकते हैं, क्या सिल्वर का बना सकते हैं क्या? नहीं, है ना। तो इसीलिए हम लोग जो जनरली हम लोग मैकेनिकल में हम लोग जो जिस मटेरियल का उपयोग करते हैं उसका हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। चलिए, डक्टाइल का भी लिख लीजिए, डक्टाइल का भी लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का डक्टिलिटी ज़्यादा होता है, माइल्ड स्टील का डक्टिलिटी ज़्यादा होता है। कॉपर, एल्युमिनियम, निकेल लिख लीजिए, कॉपर, एल्युमिनियम, उसके बाद निकेल, जिंक, है ना, जिंक, टीन, लेड, टीन, लेड, टीन, लेड। एक बात ध्यान देंगे, देखिएगा, लेड का डक्टिलिटी, लेड का डक्टिलिटी देखिए यहाँ पे कम है, लेड का डक्टिलिटी कम है, जबकि लेड का मेलेबिलिटी क्या है, ज्यादा है ना। तो एक सिंपल सा चीज है, वही हमने बताया कि इस सब को जब इस जो आप डक्टिलिटी जो होता है, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो डक्टिलिटी है वो आपका टेंसाइल नेचर का होता है, टेंसाइल फोर्स के लिए अप्लीकेबल है। और मेलेबिलिटी जो है, मेलेबिलिटी जो है, जो आपका मेलेबिलिटी है वो आपका कंप्रेसिव के लिए। आप उल्टा यहां से भी देख सकते हैं, यदि आप इसको उल्टा चलेंगे, ठीक है, यदि आप उल्टा चलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेलेबिलिटी का मिल जाएगा, इधर से चलेंगे तो आपको डक्टिलिटी का मिल जाएगा। अब आप इस समय बीच में एग्जांपल में जोड़ा, जैसे जिंक है यहाँ, वहां पर आपने नहीं लिखा था, है ना, उस सबके पीछे नहीं जाना है। चलिए, क्या रह गया और बताइए कौन सा प्रॉपर्टीज रह गया भाई? टफनेस रह गया है, टफनेस आज नहीं करेंगे, टफनेस आज नहीं करेंगे। और बताइए कौन सा प्रॉपर्टीज रह गया? मेलेबिलिटी हो गया, कुछ आपकी नजर में तो बताइए जल्दी से, मिला लीजिएगा। स्ट्रेंथ हो गया, स्टिफनेस हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, ब्रिटलनेस है ना। चलिए, ब्रिटलनेस भी देख लेते हैं, ब्रिटलनेस देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, कितना नंबर था देख लेते हैं एक बार, 6 नंबर 7, ब्रिटलनेस। हाँ जी, हाँ जी। टफनेस, जो आपका टफनेस है, टफनेस के लिए पहले हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे, है ना। तो अभी हम लोग 7 नंबर कर रहे हैं, यदि आज तो नहीं करेंगे, कल करेंगे, है ना। तो पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से समझ लेंगे, तो फिर हम लोग वहां से टफनेस देखेंगे, रेजिलियंस देखेंगे, प्रूफ रेजिलियंस देखेंगे, ऑफसेट देखेंगे, सब कुछ फिर वहां से हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से देखेंगे, है ना। चलिए, ब्रिटलनेस बोलिए। ब्रिटलनेस बताइए जरा, ब्रिटलनेस क्या होता है भाई, कोई भी भाई बंधु? ब्रिटलनेस क्या होता है? मटेरियल का वह प्रॉपर्टीज, मटेरियल का वह प्रॉपर्टीज जो जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो ही ना, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन बिल्कुल ना हो, ठीक है, वो क्या कर जाए, तुरंत ही टूट जाए, जैसे आप फोर्स लगाएंगे, है ना, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन, वो प्लास्टिक नेचर बिल्कुल शो नहीं करेगा, प्लास्टिक नेचर बिल्कुल शो नहीं करेगा। उस तरह के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक, भंगुरता हिंदी है, ठीक है, भंगुरता तो हिंदी है भाई। हमने बताया कि मटेरियल का वो प्रॉपर्टीज जिसमें प्लास्टिक नेचर ना हो, ठीक है, उस तरह के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस बोलते हैं। क्लियर है सबको? ब्रिटलनेस बोलते हैं। आया समझ में? तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल
properties of breaking of material विदाउट डिफॉर्मेशन से पहले ही टूट जाए। हाँ जी, वही डिफॉर्मेशन, वही तो हम बोल रहे हैं। देखिएगा, आखिर परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा कब? परमानेंट डिफॉर्मेशन कब होगा, है ना? जब आप उसके ऊपर लोड लगाएंगे और वो प्लास्टिक कहाँ चला जाए? प्लास्टिक जोन में चला जाए, है ना? तो प्लास्टिक जोन में जाएगा तभी वहां क्या होगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब कि परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं। हमने अब क्या बताया कि ब्रिटलनेस क्या होता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है उसमें, मतलब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं, है ना? ऐसा नहीं कि लोड लगाने के साथ तुरंत टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी ब्रिटल मटेरियल, जैसे कि ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल है आपका कौन सा? कास्ट आयरन है ना? और कौन सा एग्जांपल है आपका? जो ईंट वगैरह है ना? वो क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। तो क्या उसको लोड लगाते तुरंत टूट जाता है? नहीं, लोड लगाने के साथ तुरंत नहीं टूटता। लेकिन हाँ, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आता है। मतलब आप उसका शेप को चेंज करना चाहेंगे तो वो शेप चेंज नहीं होगा, वो क्या कर जाएगा? फ्रैक्चर कर जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल विदाउट अच्छा, इसको और बिल्कुल थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। विथ लिटिल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। देखिएगा, अभी जो हमने हिंदी में बताया और उसको जो मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखा है, थोड़ा सा यहां पे देखिए, एक सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया। हमने बताया कि ब्रिटल मटेरियल उस तरह के मटेरियल को बोलते हैं जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है ना? लेकिन हमने जब डेफिनेशन लिखा है तो वहां पे लिखा है कि विथ सम अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। देखिएगा, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है। अरे भाई, मटेरियल या तो इलास्टिक होगा या तो प्लास्टिक होगा, है ना? तो हमने यहां पे बताया कि जब मटेरियल प्लास्टिक नहीं शो करेगा इसका मतलब इलास्टिक होगा। लेकिन कोई भी मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो बहुत ही कम अमाउंट में क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल उस तरह के मटेरियल को बोलते हैं जिसमें बहुत ही कम अमाउंट में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है ना? तो साफ शब्दों में हम लोग उसको कम अमाउंट को हटा के ही क्या बोल देते हैं कि उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ब्रिटलनेस यहां तक ठीक है। बाकी के प्रॉपर्टीज को और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को, 2 ही टॉपिक बचा हुआ है, 2 या 3 प्रॉपर्टी, एक टफनेस बचा हुआ है ना? मैं मतलब अब यहां से अपने पास सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से रिलेटेड टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से रिलेटेड टॉपिक ही बचा हुआ है। एक प्रॉपर्टी और है हार्डनेस। ठीक है, तो हार्डनेस और कुछ नहीं, ये क्या करता है कि जो आपको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मान लीजिए हार्डनेस क्या समझिए, डायरेक्ट समझ लीजिए। ठीक है, कल लिखा देंगे नहीं तो। आप किसी दीवार पे कील ठोक रहे हैं, है ना? तो आप क्या कर रहे हैं? उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मटेरियल को क्या कर रहे हैं? पेनिट्रेट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जो पेनिट्रेशन को रजिस्ट करे, ठीक है, उस तरह के मटेरियल प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं हार्डनेस, है ना? तो कुछ कभी कभी हार्डनेस को खरोचने से भी लिखा गया, जैसे कि आप किसी मटेरियल को खरोचते हैं, ठीक है, तो वहां से भी हम लोग बोलते हैं कि जो मटेरियल के जो आसानी से ना खरोचा जाए उस तरह के मटेरियल, उस तरह के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डनेस बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, पेनिट्रेशन को जो रजिस्ट करेगा वो हार्डनेस है ना? पेनिट्रेशन को जो रजिस्ट करेगा वो मेरा क्या है? हार्डनेस है। अभी कुछ कमेंट आया है, सर स्ट्रेंथ और हार्डनेस में कंफ्यूजन है। हाँ जी, बताया तो अभी। स्ट्रेंथ क्या हुआ? फेलियर हुआ। स्ट्रेंथ फेलियर को रजिस्ट करता है ना? जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, तब तक थप्पड़ मारा है जब तक कि आप बेहोश ना हो जाए। बेहोश होना मतलब फेल हो गए। तो जब तक आपको मारा जा रहा है, जब तक आपके ऊपर लोड लगा रहा है, जब तक कि आप टूट ना जाए, है ना? जैसे ये मेरा पेन है, हम इसको लोड लगा रहे हैं, जब तक ये न टूटेगा तो इसका लोग क्या बोलेंगे? भाई ये मेरा क्या है? स्ट्रेंथ है ना? इस पेन का मेरा क्या है? स्ट्रेंथ है। लेकिन यदि हम इसमें छेद करने का कोशिश करें तो छेद करने को जो रोकता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हार्डनेस। हम तो बोलेंगे कि वो मटेरियल मेरा क्या है? हार्ड है, ज्यादा हार्ड है ना? एक्चुअली क्या है,
कि टफनेस, है ना, टफनेस, हार्डनेस और स्ट्रेंथ, ये डेली यूज में हम लोगों के लिए एक जैसा वर्ड लगता है, लेकिन टेक्निकल भाषा में अंतर है। स्ट्रेंथ जो है वो फेलियर को रजिस्ट करता है ना, कोई मटेरियल फेल ना करे, फेल करे मतलब वो टूटे ना, जबकि स्ट्रेंथ जो है, हार्डनेस जो है वो पेनिट्रेशन को रजिस्ट करता है ना, उसमें मतलब क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन समझ रहे हैं ना, कील ठोकना को जिसको बोलते हैं, मतलब उसके अंदर पेनिट्रेट ना कर जाए उसको रजिस्ट करता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल हम लोग करेंगे, कल हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम करेंगे और टफनेस करेंगे, है ना। आपको पता नहीं होगा शायद, या आप लोग पहले पढ़े होंगे कि रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, है ना, ये सारा चीज पढ़े होंगे, ये सारा चीज जो है रेजिलियंस हुआ, प्रूफ रेजिलियंस हुआ, या जो भी चीज है ना, ये सारा कुछ टफनेस से ही बन के आता है। तो और टफनेस को समझने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का समझना जरूरी है। तो कल के क्लास से हम लोग सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को समझेंगे, फिर टफनेस समझेंगे, तब रेजिलियंस वगैरह के प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे। कल आपका सोम खत्म हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं भाई, कल मिलते हैं, धन्यवाद। कोई डाउट है, कुछ दिक्कत हो तो पूछिए, वरना क्लास को आप हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। कोई डाउट है क्या किसी को, जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो क्लास को हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। जल्दी से बताइए। हिंदी में भी समझा दिया करो सर, बिल्कुल सही भाई, हिंदी में ही तो चल रहा है, हिंदी में तो इतना अभी तक क्लास को लंबा होने का कारण भी यही है, वरना कब का खत्म कर दिए जाते इसको, टॉपिक को भी, है ना। हिंदी में तो क्लास चल रहा है भाई आपका। और कुछ, चलिए मिलते हैं भाई कल फिर।